गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 2.2 के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें जैसे अपना क्वेश्चन नंबर है 5। एक्सरसाइज अपने 2.2 और क्वेश्चन नंबर अपन डिस्कस कर रहे हैं इसका 5, जिसमें क्या बताया गया अपने को कि मान लीजिए एक सेट है 1 2 3 4 6 समुच्चय सेट 1 2 3 4 6 ये दे रखा है, और एक रिलेशन है, संबंध जो ए से ए में परिभाषित किया हुआ है। आर एक संबंध है जो ए से ए में परिभाषित है। किस तरह से परिभाषित है? लिखा है कि ए बी बिलोंग्स टू ए और ए बी को यथावत विभाजित करते हैं। आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए और बी प्रत्येक ए का अवयव है, और ए बी को पूर्णतया विभाजित करती है। यानी इसमें पूरा पूरा डिवाइड जाता है, ये हमें देखें। तो देखिए, पहले अपन चुनते हैं ए की वैल्यू 1। ए 1 चुना। अब 1 किस किस को विभाजित कर सकता है? तो ऑब्वियसली एक का भाग इनमें सब में जा सकता है। बी की वैल्यू 1 2 3 4 6 कोई सी भी है, एक सभी को विभाजित करता है। One divides everyone, so therefore 1 R1, 1 R2, 1 R3, 1 R4 और 1 R6 ये सब लागू होंगे, जिन्हें आप क्रमिक गुणों के रूप में लिखेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 ये सारे ऑर्डर है। अब ए की वैल्यू आप 2 फिक्स कर दें, तो बी में लिमिटेड हो गए 2 4 और 6, क्योंकि 2 जो है वो 1 और 3 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो हमारे पास बनेंगे 2R2 2R4 और 2R6, जिसका मतलब होगा 2 2 2 4 2 6। अब ए को फिक्स कर ले 3 पर, तो बी की वैल्यू केवल 2 ही ले सकते हैं, 3 और 6, क्योंकि 3 3 को डिवाइड कर सकता है और 3 6 को डिवाइड कर सकता है। तो इसमें हमारे पास बनेंगे 3R3 एंड 3R6, जहां की 3 3 के साथ कनेक्ट हो रहा है, 3 6 के साथ कनेक्ट है। ए की वैल्यू अपन फिक्स कर लें 4, तो बी की वैल्यू 4 ही रहेगी और इसी को डिवाइड नहीं करेगा, यानी 4R4 होंगे। ठीक ऐसे ही यदि ए की वैल्यू अपन 6 ले लें, A इक्वल टू 6, तो B की वैल्यू 6 ही रहेगी, क्योंकि 6R6 यानी 6 6 को विभाजित कर सकता है। अब रोस्टर फॉर्म में लिखना है R, रोस्टर रूल। तो आप जानते हैं R इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। पहले तो ये वाले सारे लिख दें।
अब इसके बाद में 2 के साथ आ रहे हैं 3, 2 2 2 4 2 6। इसके बाद 3 के साथ आ रहे हैं 2, 3 3 और 3 6, 3 3 और 3 6। इसके बाद में 4 के साथ आ रहा है 1, 4 4 और फिर 6 के साथ भी आ रहा है 1, 6 6। तो ये अपना इसका रोस्टर फॉर्म कहलाता है, रोस्टर रूप कहलाता है कि इस तरह से अपन इन्हें जवाब दें। अब इसमें अपने को पहचानने हैं प्रांत और परिसर। तो जो पहले अवयव पहले स्थान पर आ रहा है वो इसका प्रांत है, जो दूसरे स्थान पर आ रहा है वो परिसर। तो आप देख रहे हैं दोनों ही सेट सेम आएंगे, यानी प्रांत की हम बात करेंगे तो पहले स्थान वाले अवयव हैं 1 2 3 4 और 6, और परिसर की हम बात करेंगे तो परिसर में दूसरे स्थान पर भी यही अवयव आ रहे हैं। तो इस केस में प्रांत, परिसर और सह प्रांत सब कुछ बराबर है। तो ये था अपना ये वाला तरीका जिसमें ये पूछा गया था कि एक समुच्चय दे रखा है ए, जो रिलेशन इसी सेट पर डिफाइंड है, परिभाषित है, इस तरह से परिभाषित किया हुआ है। तो अवयव कौन कौन से उसके आएंगे, क्रमिक अंगों के समुच्चय आर के रूप में जब रोस्टर रूप में लिखते हैं कौन कौन से आएंगे वो सब अपने को बता देता। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये प्रश्न क्या था। अब इसी तरह का एक और प्रश्न देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 7, जिसमें हमें क्या कहा गया है, लेट्स सी कि संबंध r x, x³ जहां x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखें। r जो दिया हुआ है x, x³ है और x 10 से छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, और किससे बिलोंग करने वाली है वो, नेचुरल नंबर से है, प्राकृत संख्या से। तो आइए पहले तो x के मान क्या क्या हो सकते हैं वो पहचानें। तो 2 3 5 7 ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 10 से छोटी भी हैं और अभाज्य भी हैं। 10 से छोटी अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर्स लेस देन 10। तो ये अपने, अब आप देख रहे हैं यहां b की जगह दिखाई दे रहा है x³। तो यानी अपने को इनके क्यूब लेने होंगे। x = 2 लें तो x³ अपना बन रहा है 2 का क्यूब यानी 8। तो ऑर्डर पेयर हो गया, क्रमिक अंक हो गया 2 8। x की वैल्यू 3 लें देन x³ हो गया 3³ यानी 27। तो 3, 27। x की वैल्यू 5 ले लें तो x³ अपना है 5 का क्यूब। तो ये अपना 125 बना, यानी 5 × 125। और x की वैल्यू 7 ली जाए तो अपना x³ बन रहा है 7³ 343 यानी 7,343। ये इस तरह से अपना बन रहा है। अब ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो इनको एक साथ लिखते हैं। और रोस्टर रूप आप इस तरह से दिखाएंगे 2h
327, 5 125 और 7 343। अब इसके अंदर आपके पास अब ये आ जाते हैं अपने, तो अपने से प्रांत और परिसर पूछे। आप जानते हैं प्रांत पहले स्थान पर आने वाले अवयवों को बोला जाता है। 2 3 5 7। और परिसर दूसरे स्थान पर आने वाले अवयवों को कहा जाता है। परिसर 8 27 125 और 343। ये अपना हो गया प्रांत और परिसर पहचान, इस संबंध का जो दे रखा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से अपन इस एक्सरसाइज के हर तरीके से परिचित हो गए किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब अगली एक्सरसाइज पर जाने से पहले अपने को फलन क्या होता है इसके बारे में जानना होगा कि हम फलन कहते किसे, व्हाट इज द मीन ऑफ फंक्शन। तो अब अपन सीखने जा रहे हैं फलन, फंक्शन। अभी आपने संबंध के बारे में जानकारी ली थी। संबंध हमने किसे बताया? संबंध हमने कहा कि यदि कोई R A से B में परिभाषित है और R सबसेट है यानी उपसमुच्चय है या बराबर है A क्रॉस B का, तो हम कहते हैं कि R संबंध होगा A से B में। अब इसी प्रकार से फलन को परिभाषित करेंगे। फलन F किसी समुच्चय A से B में इस प्रकार से परिभाषित किया जाए कि A के प्रत्येक अवयव के संगत B समुच्चय में कोई ना कोई अद्वितीय प्रतिबिंब अवश्य हो। A के प्रत्येक अवयव के संगत B में अद्वितीय प्रतिबिंब मौजूद हो तो यह संबंध फलन कहलाएगा। यानी हर फलन संबंध तो पहले से ही, लेकिन वो संबंध फलन में कब बदल जाएगा? यदि प्रांत में कोई भी अवयव छूटे नहीं। प्रत्येक अवयव के संगत लिखा है, इसका मतलब प्रांत में कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। जबकि हमने जब संबंध की परिभाषा पढ़ी थी तो आपने देखा था कि संबंध में अवयव प्रांत वो जो ए सेट होता है उसमें अवयव छूट सकता है, लेकिन फलन के अंदर ए सेट में यानी प्रांत में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है इसकी अद्वितीय प्रतिबिंब, यानी जो प्रांत का अवयव है वो सह प्रांत में किसी एक ही अवयव से जाकर जुड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रांत का कोई अवयव सह प्रांत में दो प्रतिबिंब रखे। यदि वो दो इमेज रखता है तो वो संबंध तो होगा, फलन नहीं होगा। तो फलन होने के लिए क्या शर्त जरूरी है? कि अद्वितीय प्रतिबिंब दिखाई दे। ये इन दो शब्दों का मतलब है, प्रत्येक अवयव और अद्वितीय प्रतिबिंब। तो हर संबंध फलन नहीं हो सकता, लेकिन हर फलन संबंध होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यदि किसी संबंध को फलन चेक करना है तो पहले तो अपन ये देखेंगे कि उसके प्रांत में कोई अवयव छूट तो नहीं रहा है। दूसरा हम ये देखेंगे कि वो प्रांत का अवयव सह प्रांत में जो प्रतिबिंब रखता है वो अद्वितीय है।
यदि ये दो शर्तें पूरी हो जाती तो अपन कह देते हैं कि दिया गया संबंध एक फलन है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, f इस तरह से परिभाषित है, जैसा मैं लिखूं a, b a का वर्ग है। ये इस टाइप से रहता है। अब अवयव कौन से हैं कौन से नहीं वो भी अपन चाहे तो मैं वेन डायग्राम में डाल देता हूं, और ये मान लेना कि ए और बी में वही अवयव है। जैसे ए सेट इसको नाम दे दिया और बी सेट इसको, और इसमें अवयव दे दिए 1 2 3 4, इधर दिए 1 4 9 16 एंड 25। इस तरह से अपन ये दे दिए। तो आप देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी इधर एक के अवयव छूटा नहीं है। इधर छूट सकता है, सह प्रांत में छूट सकता है, प्रांत में नहीं छूटना चाहिए। साथ में हमने ये देखा तो इसमें अवयव छूट जाए चलेगा, इसमें नहीं छूटना चाहिए। तो अपन इसे रोस्टर फॉर्म में लिखें, f इक्वल्स टू 1 1 1 से कनेक्ट हुआ, 2 4 2 4 से कनेक्ट है, 3 9 एंड 4 16। ये हमने इसके रोस्टर फॉर्म लिखे। तो आप देख रहे हैं कि पहले स्थान पर आने वाला कोई भी अवयव रिपीट नहीं, दोहराया नहीं जा रहा, इसलिए अपन ये कह रहे हैं कि ये एक फलन है। सेकंड पोजीशन पर दोहराया जा सकता है, यानी ये जो दूसरे स्थान पर 1 4 9 और 16 है, ये दोहराया जा सकता है, पहले स्थान वाले नहीं। अब आप कहेंगे सेकंड वाले कैसे, मतलब इधर के सारे इधर एक से जुड़ सकते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे संभव है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लें, ए और बी या पी और क्यू सेट नाम देते हैं। तो इसके अंदर आप यहां लिखते हैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और इधर मैंने लिखा दशरथ और जनक। रिलेशन है पिता पुत्र का। तो आप जानते हैं इन चारों के पिता का नाम दशरथ था और ये इनके ससुर साहब थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चारों के चारों रोस्टर फॉर्म में लिखे जाएंगे इस तरह से। तो राम कौमा दशरथ, लक्ष्मण कौमा दशरथ, भरत कौमा दशरथ और शत्रुघ्न कौमा दशरथ। यानी पहले स्थान पर आने वाला मान रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन जो द्वितीय स्थान पर आने वाला मान है वो रिपीट हो सकता है। तो ऐसी सूरत में भी ये एक फलन होता है। बस आपको ख्याल क्या रखना है, दो बातों का रखना है कि पहले स्थान पर आने वाला अवयव दोहराया नहीं जाए, उसको नहीं दोहराना। और दूसरी शर्त क्या याद रखनी है कि इस प्रांत में से, डोमेन में से कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। यदि कोई अवयव छूट गया है तो फिर हम उसे फलन नहीं कहेंगे, संबंध कहेंगे। जैसे अभी मैं इधर 7 लिख दूं और 7 का स्क्वायर 49 होता है जो इधर नहीं है, तो ये एक फलन नहीं रह जाएगा, संबंध बन जाएगा। तो फलन होने के लिए इधर कोई भी अवयव नहीं छूटेगा। तो इन चीजों का अपन ध्यान रखेंगे तो फलन समझ में आ जाता है। तो संबंध और फलन का डिफरेंस शायद आपको पता हो। हर संबंध फलन नहीं हो सकता, लेकिन हर फलन एक संबंध अवश्य होता है। अब अपन अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि ये फलन कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ फंक्शंस
क्या होंगे। थैंक यू।